जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के प्राचीन भारत से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसको देख रहे हैं। यह प्राचीन भारत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो जो अपरहत है वो बिना जुती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया जाता था। इसी में वैसी भूमि जो जंगली हो तथा बिना जोती हुई हो उसे अपरहत कहा जाता था। गुप्त काल के अन्य भूमि रूप इस प्रकार हैं। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहते थे। खिला जो है वो बंजर भूमि को कहते थे। सारा जो है वो चारागाह को कहते थे। वस्ती जो है रहने योग्य भूमि को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 66 से 59 बीपीएससी के बीच में जो भी प्राचीन भारत का क्वेश्चन पूछा है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है वो वीए स्मिथ है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आर डी बनर्जी, एन दीक्षित एवं एम एस वत्स तीनों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि वीए स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने अशोक तथा अकबर जैसे शासकों पर पुस्तकें लिखी। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक निम्न है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बीए स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। द एक्सपोर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी वीए स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में दिए थे, ये यूपी में है। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था तथा इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में दिया है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिया है। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान को प्राप्ति बोध गया बिहार में निरंजना नदी वर्तमान में फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। तो गौतम बुद्ध को अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है। निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में जो इसका नाम है वो फाल्गु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो प्राचीन भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो प्राचीन भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मुगल शासक अकबर के बाद समुद्रगुप्त का साम्राज्य श्रेष्ठ था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था। समुद्रगुप्त किसमें निपुण था? वह वीणा बजाने में निपुण था। उसके दरबार में बुद्ध घोष जैसे विद्वान रहते थे। बुद्ध घोष किसके दरबार में थे? तो बुद्ध घोष जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन स्वांग ने यात्रा किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फहमान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री हेन स्वांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 630 से 645 ईस्वी तक हेन स्वांग भारत में रहा था। तो भारत में हेन स्वांग कब से कब तक रहा? 630 से 645 तक रहा था। ठीक है। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपना यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण किया है। तो हेन स्वांग की जो पुस्तक कौन सी है? तो सीयूकी है। ठीक है। और उसमें उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में वर्णन किया है। उसके पुस्तक से हर्षकालीन भारत का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त ने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है। तो कुमार गुप्त कौन था? तो कुमार गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। हेन सांग तथा इति संग जैसे यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी तथा लंबे समय तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है। तो हेन सांग तथा इति संग ने कहाँ से शिक्षा लिया था? ठीक है। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा लिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने 427 ईसा पूर्व में बनाया था। ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन था? तो जो इंडिका का लेखक है वो मेगास्थनीज है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इस पुस्तक के माध्यम से मौर्य समाज का संपूर्ण विवरण प्राप्त है। तो जो इंडिका है उसमें किस साम्राज्य का वर्णन है? तो इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। ठीक है।
अब हम लोग 53 से 55 बीपीएससी के बीच में पूछा हुआ प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? जो लोथल था वो एक हड़प्पा का बंदरगाह था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लोथल है, यह गुजरात में है, गुजरात, ठीक है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा काल में यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो लोथल का खोज कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो SR राव के द्वारा किया गया था। SR राव का जो पूरा नाम है वो शिकारीपुरा रंगनाथ राव है, ठीक है। इस स्थान से मृद, भाण, मुहर तथा कई पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? तो गुप्त सम्राट वो जिसने हूणों को पराजित किया था तो वह था आपका स्कंदगुप्त था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हूणों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गुप्त शासक स्कंदगुप्त का शासनकाल था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया था, ठीक है। तो हूणों को किसने पराजित किया था? तो हूणों को पराजित जो किया था स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। हूणों ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? तो उन्होंने 458 ईस्वी में आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का 8वां राजा था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो स्कंदगुप्त ने किसका उपाधि धारण किया था? तो स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा विष्णु स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। विष्णु स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णु स्तंभ का जो निर्माण है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो जो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है वो राज तरंगिणी है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार कल्हड़ द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जिसमें कश्मीर के इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। कल्हड़ में किसका वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8000 श्लोक हैं। राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग और 8000 श्लोक है, ठीक है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह जूनागढ़ अभिलेख में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। पहला अभिलेख है, यह अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। सर्वप्रथम सुदर्शन झील का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। तो सुदर्शन झील का अभिलेख किस अभिलेख में मिलता है? तो पहला अभिलेख में मिलता है, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी का जन्म है वो कुंडा ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो जो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। और वो 24वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का पिता क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। और माता क्या नाम था? तो त्रिशला था, ठीक है। इन्हें 42 वर्ष के आयु में त्रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कब हुआ था? तो 42 वर्ष की उम्र में त्रिजु पालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु पावपुरी में हुई थी। तो महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण है वह कुशीनारा में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भगवान बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भगवान बौद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम महामाया था। तो भगवान बौद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सुदोधन था, ठीक है। और उनके माता का क्या नाम था? तो महामाया था। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और अपना सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में दिया है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा ग्राम में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो
महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में और कुशीनारा ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है वह सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भगवान बौद्ध ने 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुआ था? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। जिन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है, सारनाथ में दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम दिया गया है। इनके पिता शाक्य कुल के राजा थे तथा इनकी माता कोल्य वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो मगध की प्रारंभिक राजधानी वो राजगिरी थी। राजगिरी आपका गिरिब्रिज, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट कहा गया है, ठीक है। समय के साथ वत्स, अवंती, कौशल जैसे शक्तिशाली राज्यों को भी मगध में मिलाया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? जो अजातशत्रु है वह हर्यक वंश से थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी राजा था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। तो अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? तो बिंबिसार था, ठीक है। इसने अंग, लिच्छवी, व्यज्जी, काशी तथा कौशल को मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था, जिसकी स्थापना 1544 ईस्वी में बिंबिसार द्वारा की गई थी। तो हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो 544 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जो तृतीय बौद्ध सभा यह पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस द्वारा की गई थी। इस बुद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो अभिधम्म पिटक की रचना कब किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगली पुत्र तीस ने किया था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब हम लोग 48 से 52 बीपीएससी तक जो प्राचीन भारत के क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो चाणक्य या कौटिल्य ने किया था, ठीक है। जिसमें 180 प्रकरण एवं 15 अधिकरण है, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो जो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वह विलियम जोन्स ने कराया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य समाज की स्थापना किया था। तो भारत में मौर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इन्होंने 345 ईसा पूर्व से 289 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त को किसके नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम की पहचान विलियम जोन्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। इसका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। सम्राट अशोक ने भारत क्षेत्र का विस्तार ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक किया था। अशोक द्वारा लिखी गई ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसप ने सन 1837 में पढ़ा था। तो अशोक के द्वारा लिखा हुआ ब्राह्मी अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट था। जो अंतिम मौर्य सम्राट है वो बृहद्रथ था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो जो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? जो मौर्य वंश का संस्थापक वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को हराकर अपना शासन स्थापित किया था? तो वह नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो बृहद्रथ का हत्या किसने किया था? तो बृहद्रथ की जो हत्या है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा है वो कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो किस संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था? तो वह चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजित हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कश्मीर में आयोजित हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म जो दो संप्रदाय में बटा उसका नाम क्या है? तो जो बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटा उसका नाम है हीनयान तथा महायान है। ठीक है, इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो जो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, जिसके माध्यम से मौर्यकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन का विवरण प्राप्त होता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था? तो 7 भागों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो हर्षचरित्रम नामक पुस्तक है वो बाण भट्ट ने लिखा था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हर्षचरित्र पुस्तक को बाण भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो हर्षचरित्र पुस्तक को किसने लिखा था? तो बाण भट्ट ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुस्तक के माध्यम से वर्धन साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। ठीक है, तो बाण भट्ट कहाँ रहते थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। कादंबरी पुस्तक की रचना भी बाण भट्ट द्वारा की गई थी। तो कादंबरी पुस्तक की रचना किसने किया था? तो बाण भट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का जो लेखक है वो विशाख दत्त था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य संबंधी राजनीतिक सफलताओं का विवरण मिलता है। इस पुस्तक की रचना 4वीं शताब्दी में की गई थी। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, तो जो मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसको सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी का जन्म है वो कुंडा ग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी जो है जैनों के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म है वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, यही 42 वर्ष के आयु में महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो वह 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था। कब, किस वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, बोध गया में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ तथा सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती में दिया है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में दिया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है उपदेश। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन से तात्पर्य महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश से। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कितने सन्यासियों को दिया था? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो मगध की प्रथम राजधानी है वो गिरिब्रिज और राजगिरी था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को मिला लिया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किस शासक को हरा कर किया था? तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, मौर्य वंश ने भारत में लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो जो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो तक्षशिला था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार महाजनपद की राजधानी तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो तक्षशिला कहाँ का राजधानी था? तो गंधार महाजनपद का राजधानी था। ठीक है, यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक था। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य आचार्य थे। ठीक है, तो किस विश्वविद्यालय में चाणक्य आचार्य थे? तो वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। ठीक है, वर्ष 405 ईस्वी में चीनी यात्री फहियान ने भी यहाँ की यात्रा की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय को वर्ष 1980 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1980 में शामिल किया गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। जो तृतीय बौद्ध सभा का जो अध्यक्ष था वह मेगालिपुत्र तीस द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आहूत की गई थी। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। इस सभा का सभापतित्व मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। ठीक है, इस सभा का सभापति कौन था? तो मोगलीपुत्र तीस था। ठीक है, इस सभा में कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था। तो इस तृतीय बौद्ध सभा में कौन सा नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था? तो कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था, जो अभिधम पिटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई है। जो शीशे की सिक्का जो है वो 7 वाहनों द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन है आपका सही हो जाए। पूर्व गुप्त काल में 7 वाहनों ने शीशे और पोटीन के भी सिक्के ढलवाए। ये सिक्के आज आमजन के आर्थिक लेन देन में अधिक उपयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य से किसने विश्वास किया था? तो रोमिला थापर ने विश्वास किया था इस कथन फिर। तो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। रोमिला थापर मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक कारण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बृहद मौर्य साम्राज्य में राजकोष पर निरंतर भारी दबाव बना रहा था। इनके अनुसार मौर्य साम्राज्य जरूरत पड़ने पर राजस्व का दोहन करके ही संतुष्ट थी। उसने अर्थव्यवस्था को इस हद तक पुनर्गठित नहीं किया कि वह साम्राज्यीय प्रणाली को दीर्घकालीन समर्थन दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशिस्त का लेखक कौन था? तो इलाहाबाद प्रशिस्त का जो लेखक था वह हरिशचंद्र था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त का संधि ब्रिगहिक सचिव हरिशचंद्र ने इलाहाबाद प्रयाग प्रशिस्त की रचना की थी। ठीक है, यह सम्राट समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो यह भारत जावा कला के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में जावा, सुमित्रा तथा मलाया के भूभागों पर शैलेंद्र नामक एक नवीन राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, इस प्रतापी राजवंश ने ही जावा में बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। यह भारत जावा कला का सुंदर उदाहरण है। हम लोग CDPO में 15/7/2018 को पूछा हुआ प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रदोत कहाँ का राजा था? तो जो प्रदोत है वो अवंती का राजा था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रदोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश ने आर्यावर्त पर शासन किया था। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा चंड प्रदोत था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार चंड प्रदोत का मगध नरेश बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। जब चंड प्रदोत पीलिया रोग से ग्रसित था तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविक को उनकी सहायता हेतु भेजा था। तो बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था? जो बिंबिसार के राजवैद्य का जीविक नाम था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूण राजा तोरमाड़ किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो यह यशोधर्मन द्वारा पराजित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हूण राजा तोरमाड़ मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा पराजित हुआ था। ठीक, तोरमाड़ ने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर अधिकार किया था। तो तोरमाड़ ने मालवा पर कब अधिकार किया था? तो 500 ईस्वी में किया था। ठीक है, मिहिरकुल तोरमाड़ का ही पुत्र था। मिहिरकुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था?
तो जो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो राजा चोल के द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, ठीक है। यह मंदिर पूरी तरीके से ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण राजा चोल प्रथम द्वारा किया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा चोल प्रथम ने करवाया था, ठीक है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? जो विधवा दहन का उदाहरण है यह भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। विधवा दहन अथवा सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एरण नामक स्थान मध्य प्रदेश के सांभर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती को हो गई थी। इस वजह से ही इस अभिलेख को एरण का सती अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो जो बिंबिसार है वह 15 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार ने जब मगध पर शासन करना आरंभ किया था तो उस समय उसकी आयु 15 वर्ष की थी। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो जो हर्यक वंश का संस्थापक वो बिंबिसार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथिगरी किसके द्वारा विजित की गई है? तो यह खारवेल के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी पहाड़ी वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। खारवेल जब अपने विजय अभियान को लेकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो उसने गोरथिगरी पर्वत पर भी आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के बाद इस पर्वत का कुछ भाग नष्ट हो गया था। अब हम लोग CDPO दर 5 में जो प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो जब नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने विद्यार्थी तथा शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया है। तो हेन त्सांग का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो जो हेन त्सांग का जो संबंध है वो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। वर्ष 2016 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? तो वर्ष 2016 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? जो अजातशत्रु का जो वंश का नाम था वो हर्यक वंश से था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु का जो पिता का नाम था बिंबिसार था और बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु का संबंध हर्यक वंश से, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था। इसे कुणिक के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, ठीक है। तो ये है अलार, कलाम एवं रुद्रक रामपुत से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया के जो ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जो नेपाल में है, ठीक है। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था तथा इन्होंने अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना घर कब छोड़ा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था, ठीक है। और इन्होंने अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया था। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे, ठीक है। बाद में गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यह क्वेश्चन बार बार पूछा इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहदत्त है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मौर्य वंश का जो संस्थापक कौन थे? जो मौर्य वंश के संस्थापक वो चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, ठीक है। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान
प्राप्त किया था, तो वह जंभिका ग्राम है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म है जो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो महावीर ने किस अवस्था में गृह को त्याग किया? तो 30 वर्ष की अवस्था में किया था, तथा 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जंभिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। किस ग्राम के में हुआ था? तो जंभिका ग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वह 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी थी। जो अंग महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अंग महाजनपद प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्राचीन भारत के समय में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद था। इसको याद रखेंगे। महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र अंग प्रदेश कहलाता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था। ठीक है, और माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। तो गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था? जो कल्हड़ की जो पुस्तक है वो राज तरंगिणी है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राज तरंगिणी था। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो कल्हड़ का पुस्तक का क्या नाम है? तो राज तरंगिणी है। ठीक है, और राज तरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है? तो राज तरंगिणी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? तो कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? जो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वह राजगिरी में किया गया था। तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। किसके शासन में जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है? तो जो अजातशत्रु का संबंध है वो हर्यक वंश से है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो जो हर्यक वंश का संस्थापक है वो बिंबिसार है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। तो प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजित हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में सूत्र पिटक तथा विनय पिटक का निर्माण इस संगति में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सूत्र पिटक का निर्माण किस संगति में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति में। और विनय पिटक का निर्माण किस संगति में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का जो लेखक है वह कौटिल्य है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य और को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना था, इसको ध्यान रखेंगे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, इसने धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह राजनीति से है। ठीक है, अर्थशास्त्र समझ के इसको इकोनॉमिक्स नहीं टिक कराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे वो चंद्रबरदाई थे। ठीक, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। द्वारा इस प्रश्न का अलहड़ दिया गया था जो कि गलत है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आयोग भी कभी कभी जो उत्तर है वो गलत देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है। तो जो पृथ्वीराज रासो का रचयिता हैं वह चंद्रबरदाई हैं।